दोस्तों, बंगाल में शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो गया और शुवेंदु अधिकारी जो कभी तृणमूल कांग्रेस के एक मजबूत नेता हुआ करते थे, वो उस समय भारतीय जनता पार्टी को बंगाल से बाहर निकालने की बात करते थे और बंगाल को भारतीय जनता पार्टी से मुक्त एक राज्य बनाना चाहते थे। लेकिन घटनाएं कुछ ऐसी घटी कि वो तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ गए और जब भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो उन्होंने हिंदुत्व के एजेंडे को पकड़ लिया और उन्होंने साफ साफ ये बात कह दिया कि जो उनके साथ है वो भी उन्हीं के लिए काम करेंगे। वो सबका साथ और सबका विकास के नारे में विश्वास नहीं रखते। लेकिन सबसे जो अहम बात हो ये है कि जब शुवेंदु अधिकारी तृणमूल कांग्रेस में थे और वो बंगाल को भारतीय जनता पार्टी से मुक्त करना चाहते थे, उसी समय भारतीय जनता पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगाकर शुवेंदु अधिकारी को एक बेईमान नेता बताने की पुरजोर कोशिश कर रही थी। लेकिन जब शुवेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बना देती है और अंततः वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले भी लेते हैं। अब ऐसा क्यों है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले कई राज्यों में इस तरह के नेताओं को मुख्यमंत्री बनाने से उसे गुरेज नहीं होता है जो कभी भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करना चाहते थे। अगर सम्राट चौधरी का एक एग्जाम्पल बिहार के परिप्रेक्ष्य में दिया जाए तो वो भी कुछ ऐसा ही उदाहरण है कि सम्राट चौधरी ने अपने स्टेटमेंट के माध्यम से कभी बिहार को बीजेपी मुक्त बनाने का दावा ठोक रहे थे, लेकिन फिर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं और भारतीय जनता पार्टी उनको मुख्यमंत्री बना देती है। दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत ही खास स्ट्रैटेजी है और स्ट्रैटेजी ये है कि भारतीय जनता पार्टी पहले ये देखती है कि सामने वाले पार्टी में कौन विभीषण का रोल कर सकता है। विभीषण मतलब कि वो व्यक्ति जो कई सालों से लगातार उस पार्टी के साथ जुड़ा हो और पार्टी की हर एक छोटी बड़ी गतिविधि को वो समझता हो, जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। फिर भारतीय जनता पार्टी ऐसे विभीषण को अपने पार्टी में ले आती है और उनका भरपूर इस्तेमाल करती है और उनका इस्तेमाल करने के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी को लाभ होता है तो फिर उस नेता को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, चाहे वो सम्राट चौधरी हो बिहार में या फिर शुवेंदु अधिकारी हो बंगाल में। ये उसी चीज़ को दर्शाता है क्योंकि जो शुवेंदु अधिकारी कल तक तृणमूल कांग्रेस को मजबूत कर रहे थे, तृणमूल कांग्रेस की नीतियों पर चल रहे थे, अचानक कैसे हो सकता है कि वो सनातनी हो गए और हिंदुत्व के पुरोधा हो गए। लेकिन ये पॉलिटिक्स है, संभावनाओं का खेल है, परिस्थितियों का खेल है, कुछ भी हो सकता है। तो जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी इतनी मैच्योरिटी से और इतने दूरदर्शिता के साथ पॉलिटिक्स कर रही है कि अगर उसके अपने नेता अगर बढ़िया करते हैं तो ठीक, लेकिन उनको एक विभीषण की भी तलाश रहती है। उत्तर प्रदेश में भी शिवपाल यादव पर लगातार डोरे डाले गए, लेकिन उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी से अगर कोई यादव बाहर चला जाता है उसको एक तरह से यादवों के बीच समाज निकाला वाली स्थिति का भी सामना करना पड़ता है और यही कारण है कि शिवपाल यादव की अपनी नाराजगी के बावजूद भी वो समाजवादी पार्टी से दूरी नहीं बना पाए और समाजवादी पार्टी के साथ बने रहे। लेकिन दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव एक इमेच्योर बच्चे की तरह, जैसे कोई दूध मुहा बच्चा होता है, वो उसकी तरह पॉलिटिक्स करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले 4 या 5 सालों में जिस तरह की समाजवादी पार्टी की एक पॉलिटिक्स रही है, वो पहले एमवाई समीकरण के साथ आते थे, यानी मुस्लिम और यादव इनको साधने की कोशिश करते थे। उन्होंने साधा भी पर सफलता नहीं मिली, तो मुस्लिम यादव समीकरण को बिगाड़ कर फिर वो पीडीए को लेकर चले। पिछले लोकसभा में उनको परिणाम भी मिला और कहीं न कहीं एक बेहतर परिणाम के साथ वो लोकसभा के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर पाए और उस समय ये लगने लगा कि कहीं न कहीं पीडीए का फॉर्मूला काम कर रहा है और इसी पीडीए के फॉर्मूले को फॉलो करते हुए अखिलेश यादव चल पड़े सवर्णों का किला ढाने। कभी वो किसी पत्रकार को मिश्रा जी जानकर उसकी लताड़ लगा देते हैं, कभी क्षत्रिय समाज में आने वाले बाहुबलियों की सूची जारी करते हैं। जिस अखिलेश यादव को कभी अतीक अहमद से परहेज नहीं रहा, कभी मुख्तार अंसारी से परहेज नहीं रहा, वो बार बार एक क्षत्रिय बाहुबलियों की सूची लेकर घूमते रहते थे और बराबर उसको सार्वजनिक करते रहते थे। तो ये साफ दिखाता था कि कहीं न कहीं वो जो सवर्ण होता है, खासतौर से क्षत्रिय और ब्राह्मण, उसको वो अपने निशाने पर लेकर रखते थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये देखने को मिल रहा है कि जैसे ही बंगाल चुनाव में परिणाम उनके बिल्कुल एक्सपेक्टेशन के विपरीत आ जाता है, वो यू टर्न लेने की कोशिश कर रहे हैं
जैसे जो अखिलेश यादव हिंदुत्व के एजेंडे से, हिंदुत्व के मुद्दे से दूरी बनाते नजर आते थे, वो तुरंत मंगलवार पर हनुमान जी के ऊपर एक पोस्ट करते हैं और अपनी श्रद्धा दिखाते हैं। हनुमान जी के मंदिर में पूजा करते हुए दिखते हैं। साथ साथ ब्राह्मणों को साधने के लिए परशुराम जयंती पर सरकार आने पर वो सार्वजनिक अवकाश की घोषणा करते हैं। अभी कल ही महाराणा प्रताप की जयंती थी, जिसके ऊपर बहुत शानदार तरीके से उन्होंने एक कार्यक्रम रखा, जिसमें कुछ क्षेत्रीय नेताओं को अपने पीछे अपने बैकग्राउंड में बिठाते हैं और वहां पे ये घोषणा कर देते हैं कि जब उनकी सरकार आएगी तो महाराणा प्रताप की जयंती पर 2 दिन का सार्वजनिक अवकाश होगा, उनकी तलवार सोने की होगी और भाला भी सोने का होगा। तो ये बचकाना हरकतें नहीं है तो और क्या है? क्योंकि जो 5 सालों से लगातार चलते आ रहा है, जिस तरह से आप सवर्ण समाज को टारगेट करते आ रहे हो, अचानक से अगर चुनाव से 4 महीने पहले आप यू टर्न भी ले लेते हो तो आप क्षत्रिय और ब्राह्मणों को साधने की कोशिश कर रहे हो, जो समाज में काफी प्रबुद्ध और काफी बुद्धिमान वर्ग माना जाता है। आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, जब उनके पिताजी श्रद्धेय मुलायम यादव जी की मृत्यु हो जाती है तो उनके मृत्यु पर ब्राह्मण भोज नहीं करते हैं। किसी भी प्रकार से ब्राह्मण तंत्र या ब्राह्मणवाद स्वीकार नहीं था और इसीलिए न सिर्फ उन्होंने ब्राह्मण भोज को नकारा, बल्कि अपने समाज से भी उन्होंने आग्रह किया कि ब्राह्मण भोज को नकार दिया जाए, जबकि एक ऐसी प्रथा है जो सदियों से चली आ रही थी। लेकिन अब अखिलेश यादव अपने लंबे बालों को भी ये कहकर जस्टिफाई कर रहे हैं कि उनके पंडित जी ने उनको लंबे बाल रखने के लिए बोले हैं। अब उनके पंडित जी बोलेंगे तो वो घर से बाहर निकलेंगे, उनके पंडित जी बोलेंगे तो घर के अंदर रहेंगे। तो ये सारे जुमले यही दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव यू टर्न लेते हुए नजर आ रहे हैं। यानी पीडीए का फार्मूला उनको लग रहा है कि शायद चल नहीं पाएगा, क्योंकि जिस तरह से इंडिकेशंस आ रहे हैं, जिस तरह से उनके अपने इंटरनल सोर्सेस उनको इंडिकेट कर पा रहे हैं, अचानक से सवर्णों के लिए इतना सॉफ्ट कॉर्नर होना ये इसी बात को दर्शाता है। अभी आपने देखा होगा कि 2-3 महीने पहले जिस यूजीसी बिल के माध्यम से सवर्णों को फंसाने का प्रयास किया जा रहा था, उस यूजीसी बिल पर भी न सिर्फ समाजवादी पार्टी का बल्कि वो समाज जो समाजवादी पार्टी को एक मजबूत समर्थन देता है, वो भी सवर्णों को लेकर काफी उग्र था और वो चाह रहा था कि यूजीसी बिल में जो 2 प्रावधान थे जिससे सवर्णों को इनोसेंट होने के बावजूद ही फंसाया जा सकता था, उसको यूनिवर्सिटी में लागू होना चाहिए। और अभी सोशल मीडिया के पोस्ट के माध्यम से अब मैं देखता हूं कि कई ऐसे व्यक्ति हैं जो यादव समाज चाहते हैं और अपने पोस्ट के माध्यम से आग्रह करते हुए दिख जाते हैं कि सरकार बनने तक यादवों को अपनी व्यवहार में नरमी लानी पड़ेगी, उनको थोड़ा संयम बरतना पड़ेगा। ये सारी चीजें इस दिशा में इंडिकेट करती हैं कि कहीं न कहीं ये अपने अंदर अपने व्यवहार को दबाने के लिए भी तैयार हैं, बस सरकार बन जाए। और साथ ही साथ अखिलेश यादव जी को कुछ बेहतर करना पड़ेगा, कुछ बेहतर सीखना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह की चुनावी ड्रामेबाजी या पूरे 5 साल बल भर गाली दो और उसके बाद आप चुनावी हिसाब से आप फरसा बनवाना शुरू कर दो सोने का, और चुनावी हिसाब से आप सोने का भाला बनवाना शुरू कर दो। आप ये सोच लो कुछ 2-4 सवर्ण नेता जो आपकी पार्टी में राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते आपके पीछे बैठे रहते हैं, उनको लेकर इतने बड़े वर्ग को झूठ बोलकर साथ लोगे, ड्रामा करके साथ लोगे, तो ये असंभव है। कुछ मैच्योर पॉलिटिक्स और कुछ मैच्योर पॉलिसी के साथ आपको आना पड़ेगा। दोस्तों, आपका इस पूरे प्रकरण के ऊपर क्या कहना है, आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय में साझा कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।